विधानसभा में पहुंची है, जहां से कई प्रत्याशी अपना भाग आजमा रहे हैं। जहां एनडीए से अंजुम आरा जदयू की प्रत्याशी है, वहीं महागठबंधन से डॉक्टर अजीत कुशवाहा महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। इसके अलावा वर्तमान विधायक ददन पहलवान, जो कभी जेडीयू से विधायक हुआ करते थे, इस बार जेडीयू ने उनका पत्ता काट दिया है और इस बार वह भी चुनाव में निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबला नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा भी कई प्रत्याशी हैं जो है दमखम से तैयारी में है। सभी नेता के अपने दावे हैं, सबको लगता है कि चुनाव हम जीत रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नजर टिकी है वो एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों पर टिकी है। एनडीए का कहना है कि नीतीश के विकास पर हम वोट मांग रहे हैं, वहीं महागठबंधन बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर, कोरोना और महामारी को मुद्दा बनाकर, मजदूरों के पलायन को मुद्दा बनाकर लगातार मैदान में है। और आज हमारे साथ अजीत जी हैं, हम इनसे कुछ सवाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि डुमरांव की राजनीति में क्या होने वाला है, बिहार के राजनीति में क्या होने वाला है और किन मुद्दों पर यह चुनाव लड़ रहे हैं। आप डुमरांव में हैं और आपको प्रत्याशी बनाया गया, इसलिए आपका स्वागत है जी। अजीत सर, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर लग रहा है डुमरांव में चुनाव हो रहा है? देखिए, मुद्दे तो लोग बहुत कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा जो मुद्दा है उस पर हम लोग बात करेंगे। हम लोग ये चुनाव रोजगार के सवाल पर लड़ रहे हैं और रोजगार का सवाल बहुत प्रमुख सवाल है, चूँकि पिछले दिनों जिन सरकारों ने रोजगार का वादा देने का घोषणा किया कि हम सत्ता में आएंगे तो रोजगार देंगे, उन्होंने रोजगार तो दिया नहीं। ठीक इसके उल्टे जो रोजगार के और अवसर थे, उन अवसरों को भी खत्म कर दिया गया, बंद कर दिया गया। नौजवानों के सामने बहुत ही निराशा, उनके सामने निराशा दिख रही है, उनके भविष्य को लेकर के संकट जो है उनके चेहरे पर दिख रही है और नौजवान रोजगार के सवाल बहुत सक्रिय भी हैं। और ये चुनाव मूलतः जो है रोजगार के सवाल पे हो रहा है। बिहार के नौजवानों को रोजगार चाहिए और बिहार के नौजवानों को इसलिए भी सरकारी नौकरी चाहिए क्योंकि बिहार में उद्योग धंधे भी नहीं हैं। अगर सरकारी भी नौकरियां खत्म हो जाएंगी, रेल बेच दिया जाएगा, बैंक बेच दिया जाएगा या तमाम सरकारी संस्थानें निजी हो जाएंगी, तो खास तौर पे बिहार के युवाओं के सामने और मध्य वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के युवाओं के सामने कोई विकल्प नहीं बचेगा। इसलिए रोजगार इस चुनाव का सबसे बड़ा सवाल है। एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उनका कहना है कि नीतीश जी ने काफ़ी विकास किया और विकास के मुद्दे पे वो महिला प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रही है, आपको क्या लग रहा है, कितना कुछ विकास तो उनका दिख रहा है ना। आप गांव में जाइए तो जो है रोड के ऊपर नालियाँ बह रही हैं, उसका विकास देख लीजिए। हम लोग गए थे अभी अरियाव एक गाँव है ना, आप रोड पैदल पार नहीं कर सकते, तो विकास दिख रहा है। विकास तो दिख रहा है, आज तक स्कूल नहीं बना पाए, एक क्लासरूम में 3-3 क्लासें चलते हैं, कोई शिक्षा का विकास नहीं हुआ, कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूलों में नहीं दिया। जब आप स्कूल बेहतर नहीं कर सकते हैं तो आप क्या विकास करेंगे? उन्होंने शिक्षकों को वेतन नहीं दिया, समान काम का समान वेतन उनका मांग है। अरे गुरु को तो वेतन देना ही चाहिए, उनको इतना कम वेतन दीजिए तो कैसे? नहीं, अंतिम में तो कुछ दिया ना उन्होंने, कुछ नहीं तो वो तो बढ़ाते हैं थोड़ा बहुत, वो उनकी आदत है, थोड़ा ये ले लो थोड़ा वो ले लो, लेकिन जो राइट है, राइट चाहिए ना, अधिकार मिलना चाहिए। अब बिहार में ये स्कीम जो वर्कर्स हैं, आशा कर्मी बहनें हैं, रसोईया बहनें हैं, आंगनबाड़ी, इनको कितना कम अनुदान मिलता है, कितना कम पैसा मिलता है बताइए? 1000 रुपया, 2000 रुपया, 3000 रुपये, इससे क्या होगा? इतनी महंगाई में कैसे जिएगी? कोई विकास नहीं हुआ है। आपको कहीं कल कारखाने नहीं खुले, कहीं उद्योग धंधे विकसित नहीं, तो किसी आप लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं और इतना दिनों से हैं, क्या अनुभव है सर, फील्ड का क्या अनुभव है? नहीं, यहाँ के लोग तो हमेशा ही बदलाव इन्होंने किया है और ये बदलाव की धरती भी रही है, इसलिए उम्मीद है कि इस बार बदलाव होगी। और लोग जो हैं खास तौर पर डुमरांव के लोग बहुत सचेत हैं और इनके लिए रोज़गार, शिक्षा, अस्पताल, खेती किसानी, कल कारखाने मुद्दे मायने रखते हैं। इनके लिए जात पात कोई मायने नहीं रखता है। और इस बार का चुनाव, ये चुनाव अब नहीं रह गया है, यह चुनाव जो है एक आंदोलन का रूप ले लिया है। आप कहीं भी जाएंगे, हम लोग बात करते हैं एजुकेशन का, एम्प्लॉयमेंट का, तो बड़ी संख्या में रैलियाँ निकलती हैं गाँव में। वो प्रचार के लिए कैंपेन टीम उसको मत कहिए, वो रोजगार के लिए रैली कहिए, रोजगार के लिए। मतलब नाराज युवा रैली निकाल रहे हैं? नाराज युवा नहीं है, नाराज युवा कह देना ठीक नहीं है, युवाओं का ये अपमान है। नाराज क्यों होंगे? वो सरकार से लड़ेंगे, उनका राइट छीना जा रहा है तो वो लड़ रहे हैं और चुनाव, हाँ बिल्कुल, वो चुनाव में बदलाव चाहते हैं। आप महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, आपके साथ कांग्रेस, लेफ्ट की सारे विंग और आरजेडी है, कितना कुछ सहयोग मिल रहा है अन्य दलों से आपको? नहीं, सभी दलों का बहुत भरपूर सहयोग है, सभी दलों का भरपूर सहयोग है और सभी लोगों ने खूब सहयोग किया है, आगे बढ़ चढ़ के सहयोग किया और कर भी रहे हैं। आरजेडी के एक नेता हैं जो आरजेडी से टिकट की दावेदारी कर रहे थे और टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय उतर गए, उसका कुछ असर पड़ेगा सर? नहीं, देखिए, हर दल में बहुत सारे नेता होते हैं, सीट तो 243 ही हैं, तो कुल मिलाकर तो 243 ही लोग ना चुनाव लड़ेंगे। पार्टियों में तो 1-1 लाख मेंबर हैं, किसी में 1 करोड़ भी मेंबर हो सकते हैं, लेकिन सीट तो इतनी ही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लोग इस बार पॉलिटिकली इलेक्शन में शामिल हो रहे हैं। पॉलिटिक्स साफ है, एक तरफ एनडीए है और एक तरफ जो है महागठबंधन है। जो एनडीए है उसके बारे में लोग जानते हैं,
रोज़गार को ख़त्म किया, शिक्षा को ख़त्म किया। ये NRC NPR ये सब ला करके समाज को तोड़ने की कोशिश की, हिंदू मुसलमानों को अलग करने का प्रयास हुआ। तो ये सब लोग समझ रहे हैं और लोग इन्हीं के खिलाफ वोट दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, तो अब जो NDA के प्रत्याशी वो भी मुस्लिम है, तो हो सकता है मुस्लिम वोट उधर भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि चुनाव पॉलिटिकल हो रहा है, लोग अब लिटरेट हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं। अब लोगों को समझ में आ रहा है प्रत्याशी दे देने से कोई उनका चाहने वाला नहीं हो जाएगा, है ना। कोई उनका रहनुमा नहीं हो जाएगा, बल्कि किसके पास आइडियोलॉजी है। किसी जाति का कोई प्रत्याशी हो सकता है, किसी धर्म का कोई प्रत्याशी कहीं से हो सकता है, लेकिन आइडियोलॉजी तो नहीं हो सकता ना। तो लोग इस पर आइडियोलॉजी को वोट मुद्दों पर वोट करें। बिल्कुल मुद्दे पर वोट करें। एक प्रत्याशी यहाँ से जो सिटिंग MLA रहे हैं वो जो है मैदान में इस बार, तो कहीं ना कहीं फैक्टर तो काम करेगा। कोई सिटिंग विधायक है तो उनके भी लोग होंगे, तो वो असर डाल रहे हैं इस चुनाव पे आप लोगों को? पता नहीं, हम लोग को ये सब पता नहीं। हम लोग जहाँ भी जाते हैं रोजगार के सवाल पे युवाओं का हुजूम खड़ा होता है। नहीं, लोगों का कहना कि अजीत जी बार बार प्रेजेंट MLA उन पे बात करने से कतराते रह रहे हैं, बार बार मुद्दों को NDA पर लेके जा रहे हैं, क्या क्यों? दरअसल उन पे बात कुछ है ही नहीं जो किया जाए। बात करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए, तो बात कुछ है ही नहीं, क्या बात करें हम लोग? मतलब उनसे बात करना कोई ठीक नहीं है ना, कोई बात ही नहीं है। मैंने क्या बात करें अब, क्या माने? नहीं, सिटिंग विधायक रहे हैं तो उन्हें कितना काम किया 5 साल में, वो मुद्दे हो सकते हैं। वो जनता ने कितना कुछ विकास नहीं किया, उस पर मुद्दे हो सकते हैं। वो जनता देख रही है। जब नीतीश कुमार के खिलाफ पूरा अभियान चल रहा है तो उनके MLA का क्या बात कीजिए? तो जनता देख रही है, जनता फैसला लेगी उसी पर। कुछ आपके राजनीतिक विरोधी है, उनका कहना है कि जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं बाहरी है, आप कितना सहमत है इससे? वो तो आप भी बताइएगा कि कौन कितना बाहरी है। जो लोग कह रहे हैं उन्होंने भागलपुर के आदमी को सांसद बनाया है, ठीक ना। तो भागलपुरिया जो है उनके लिए लोकल है और भोजपुरिया बाहरी है, तो ये तो झूठ बिना मतलब का बन रहा है लोगों के अंदर। एक और वर्तमान जो MLA हैं वो 2 मुद्दों पे बार बार बात कर रहे हैं, हम लोग लगातार बातचीत की। एक वो बोल रहे हैं कि NDA का जो प्रत्याशी है वो कट्टरपंथी है, और जो महागठबंधन का प्रत्याशी है वह नक्सली है, जो हत्या करता है, लोगों को मारता है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है सर? मेरे ऊपर अभी तक हत्या का एक भी चार्ज नहीं है ना। मैंने इलेक्शन कमीशन को अपना पूरा रिकॉर्ड दिया है जिसमें मुझ पर FIR है। FIR है रेलवे के आंदोलन का, जिसमें मैं ग्रुप D में ITI अनिवार्य कर दिया था सारे पदों के लिए। तो मैंने कहा कि भाई जो नॉन टेक्निकल पद है उस पर क्यों किया जाएगा। इसको लेकर बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ, आरा के अंदर ट्रैक जाम हो गया, तो उसमें मैं शामिल था। तो मुझ पर FIR हुआ, 17 धाराएँ लगी। यही अपराध है मेरे ऊपर। एक आध अपराध है सड़क उड़क जाम कर देने का, कभी कोई मर गया उसके लिए मुआवजा के लिए, कहीं कोई धरना प्रदर्शन हो गया, तो यही है। अभी तक तो मुझ पर कोई हत्या का नहीं, तो चेक करवा लीजिए SP से, इसे लगे के हैं, कोई आरोप नहीं। हमने पूछा था कि नक्सली आप कह रहे हैं कि लोग हत्या करते हैं, तो आप जो प्रत्याशी उनको जानते हैं? तो हाँ, वो भी शामिल था, वो भी मारने में आया था, ऐसे बोला, हमने लाइव बोला इस बार। तो खैर हत्या की ना ये आरोप पॉलिटिक्स है, तो इसमें लोग आरोप लगाते हैं। आप वामपंथी विचारधारा से प्रत्याशी है, लेफ्ट से है, आप भाकपा माले के प्रत्याशी। भाकपा माले या फिर जो भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की पार्टियां होती है वो वर्ग संघर्ष की बात करती है, क्लास स्ट्रगल की बात करती है, लेकिन हमें लग रहा है कि बिहार और UP में कास्ट भी एक फैक्टर है और लोग उसके अकॉर्डिंग भी लोगों को पोलराइज करते हैं। क्या आपको लग रहा है आप कास्ट फैक्टर को टैकल कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, क्लास को भी समझना होगा, है ना। हम लोग के यहाँ जो रिजर्वेशन मिला वो सोशल रिजर्वेशन है ना। सोशल रिजर्वेशन को आप समझिए कि जातिगत आधार पर समाज पहले से आइडेंटिफाइड है, बटा हुआ मत कहिए, ठीक नहीं लगता है। आइडेंटिफाइड है मतलब उसी रूप में चिन्हित किया गया है समाज में। हमारा समाज का बनावट इसी तरीके से है, शादियाँ उसी में होते हैं, सारे संस्कार उसी में होते हैं, तो वो एक आइडेंटिफाइड है। मैंने उसको ऐसे ही मैंने पहचाना जाता है, हाँ फला आदमी है तो किस जाति का है, वो एक उसकी आइडेंटिटी होती है। तो आप देखिएगा कि बड़ी संख्या में दलित समाज जो है या पिछड़ा समाज जो है वो गरीब ज़्यादा है। आप विदेशियों मिला लीजिए जातियों का, तो इनमें गरीबों की संख्या 90% है और ऊँची जातियों में गरीबों की संख्या 2-3% है। तो इस आधार पर ये बहुत बड़ा क्लास बन जाता है ना। तो इस क्लास को समझने की ज़रूरत है। तो ये टोटल जो महागठबंधन है ये क्लास ही है, एक तरह के सामाजिक स्थिति वाले लोग हैं। CPI-ML का पूरा बेस और RJD का पूरा बेस, CPI CPIM, ये सारा जो बेस है इतना बड़ा, इसका एक तरह का सामाजिक पृष्ठभूमि है, एक तरह का आर्थिक पृष्ठभूमि है। तो क्लास क्या होता है? क्लास का तो मतलब है कि एक तरह के सामाजिक पृष्ठभूमि और एक तरह के आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोग एक क्लास के होंगे, सर्वहारा होंगे, और बाकी जो पूंजीपति वर्ग होगा और एक सर्वहारा वर्ग होगा। तो ये सारे सर्वहारा वर्ग हैं। अब चूंकि भारतीय समाज का ये पुराना कल्चर है कि आइडेंटिफिकेशन जो उसी तरीके से की जाती है, तो उसका अपना ये बातचीत है। आप जीतते हैं तो महागठबंधन के प्रत्याशी ऑफकोर्स आप लोग सपोर्ट करेंगे मुख्यमंत्री के लिए तेजस्वी का चेहरा। तेजस्वी जी ने कहा है कि हम आते ही 10 लाख रोजगार देंगे, क्या लग रहा है सर, सब संभव है? बिल्कुल संभव है।
संभव 10 लाख से ज़्यादा ही है। अभी 10 लाख कहा है, लेकिन संभव बिल्कुल बिहार के तमाम सेक्टर्स में पद खाली हैं और सारे जगह ठेके पे बहाली हो रहे हैं। ठेका को ख़त्म कर दिया जाएगा, सारे लोग अस्थायी हो जाएंगे। बहुत सारे पद खाली हैं। अब स्कूलों में पद खाली है, कर्मचारी का पद खाली है, हर किसी कार्यालय में जाइए ना, कहीं पद भरा हुआ है, सारी जगह पद खाली है। अब खाली पदों पर अगर भर दें तो आपका 10 लाख हो जाएगा। फिर भी हम लोग तो नया उद्योग धंधों को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। बिहार के ज़्यादातर लोग बाहर रहते हैं, दूसरी जगह काम करते हैं। कोरोना के दौर में देखा गया कि लाखों करोड़ों मजदूर जो है वो अपने बिहार को पलायन की और यहाँ पे आए। आपको क्या लग रहा है कि जो नाराज़ मजदूर है वो फैक्टर बनेंगे चुनाव में, मुद्दा बनेंगे? बहुत बड़े फैक्टर, बहुत बड़े फैक्टर हैं, छोटे मोटे फैक्टर नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया है उनको, एक तरफ तो कारखाना के मालिकों ने लॉकडाउन होते हुए आधी रात में उनको बाहर निकाल दिया, बिना ये जाने हुए कि मजदूरों के पॉकेट में पैसे हैं कि नहीं है, ये कहाँ जाएंगे। गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी वो वहाँ से चले। और यहाँ पर नीतीश कुमार ने उनके रास्ते बंद कर दिए, बैरिकेड लगा दिया। अखबार में हमने देखा, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है बिहार में किसी भी मजदूर को जो कोरोना पेशेंट होगा या बाहर से जो आ रहा है उसको नहीं आने देगा। तो भारी प्रताड़ना और अपमान उनको झेलना पड़ा है। तो मजदूर होता है और स्वाभिमान हर आदमी का होता है। अपमान बिल्कुल बिल्कुल वो अपमान का बदला ले रहे हैं। अब देखिए ना, नीतीश कुमार के खिलाफ जो गुस्सा है वो मजदूर वर्ग में बहुत ज़्यादा है और बिल्कुल मजदूर उसका बदला लेगा। वो अपमान का बदला ले रहा है इस चुनाव में, महागठबंधन को वोट कर रहा है। जनता अगर आपको मौका देती है, आप प्रत्याशी हैं, मौका मिलता है, तो आप डुमरांव के लिए क्या कुछ सोच रखे हैं, क्या कुछ करेंगे यहाँ पे? बिल्कुल, देखिए डुमरांव के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ का जो व्यवसायी वर्ग है वो बहुत डरा हुआ है, उसको सुरक्षा की ज़रूरत है। उसको एक ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो उसके साथ खड़ा हो। तो व्यवसायियों के साथ और इसके साथ जनता के साथ भी हम लोग खड़े हैं, गरीबों के साथ खड़े हैं। तो पहले तो एक ऐसा जनप्रतिनिधि डुमरांव को चाहिए जो उनके समस्याओं के साथ खड़ा हो। तो जनप्रतिनिधि का पहला काम यही होगा कि वो अपनी जनता के साथ, जो उसकी जनता है पूरे इलाके की, उसके साथ वो उनके सुख दुख के साथ वो खड़ा रहे। दूसरा है कि यहाँ के बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे मात्र एक कॉलेज है, यहाँ पे और भी कॉलेजेस होने चाहिए। और स्कूलों की स्थिति खराब है, उसको ठीक करना होगा। अस्पताल में जाइए, एक्सरे अल्ट्रासाउंड की मशीनें नहीं हैं, तो वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। मलई बराज का सवाल बहुत बड़ा सवाल है, इसको हम विधानसभा में उठाएंगे। नहीं, मलई बराज को लेकर नीतीश कुमार ने भी कहा था कि हम इसको पूरा करा देंगे, पूरा कराएंगे तभी वोट मांगेंगे इस क्षेत्र में। लेकिन पूरा हुआ? मांगने तो आ गए ना, पूरा हुआ कि नहीं आपको ही पता है। नहीं, मुझे लग रहा है आधा काम बाकी है। जी, इसका मतलब नहीं पूरा हुआ। यहाँ पे एक हमारा जो सबसे बड़ा टारगेट है डुमरांव के लिए, उसके लिए हमको बाद में भी जनता का सहयोग चाहिए, आज भी है, कि ये डुमरांव का पुराना जो गौरव है, ये औद्योगिक इलाका जो था, उस गौरव को वापस लाना है, उसके लिए संघर्ष करना है। हम लोग विधानसभा में इसके लिए लड़ेंगे कि डुमरांव में कल कारखाने खुले। जो इलाका है, आप देखिए, आप चले जाइए नवानगर के इलाके में 1800 बीघा से ज़्यादा ज़मीन है, सरकारी ज़मीनें हैं, उन पर कुछ नहीं होता है। और बड़े बड़े माफियाओं का कब्जा करने का, उस पर आँख का टकटकी लगा रहता है। कुछ दिन पहले कांड भी हुआ था, आपको याद होगा। तो ये सब होता रहता है। तो वो ज़मीन, उस ज़मीन को बचाना है ताकि वहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगाया जा सके। इस इलाके में काफ़ी संभावनाएं हैं इंडस्ट्रीज़ की, पूरे इस विधानसभा में। तो इस संभावनाओं को हम लोग अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। जी, थैंक यू।